इसलिए बेसिक को समझना हर विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कक्षा का विद्यार्थी हो, उसके लिए बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक का मतलब जीरो लेवल से। तो जब हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे तो बात घन की करेंगे, फिर घनाभ की बात करेंगे, और फिर उसके आगे उसका जो क्षेत्रफल है, आयतन है, या जो भी चीज़ें विकिरण वगैरह होती है उस सब की बातें करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई घन का जो निर्माण है वो किससे होता है। घन का निर्माण होता है वर्ग से, क्योंकि किसी भी आकृति को बनाने के लिए कोई दूसरी आकृति उसका सहयोगी आकृति होती है, या फिर उस आकृति के सहयोग से कोई नई आकृति बनती है। उसी प्रकार से इस घन को बनाने के लिए वर्गों की आवश्यकता होती है। जैसे वर्ग है वो 2D आकृति है। 2D आकृति वो होती है जिसकी लंबाई या फिर सिर्फ सभी भुजाएं समान हो, या फिर लंबाई और चौड़ाई 2 भुजाएं हो, वो 2D की श्रेणी में आती है। और दूसरी वाली आकृति होती है वो 3D आकृति होती है। तो 3D आकृति के अंदर ये तीनों प्रकार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों प्रकार की भुजाएं सम्मिलित हो जाती हैं। लेकिन 2D के अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें अधिक से अधिक लंबाई और चौड़ाई 2 शामिल होती है, और इस वर्ग के अंदर तो सिर्फ एक ही होती है, क्योंकि वही एक भुजा होती है, उसके अनुसार ही सारी भुजाओं की लंबाई होती है, यानी सब भुजाओं की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। तो आइए अपन बात करते हैं इस वर्ग से घन का निर्माण कैसे होता है। तो वर्ग के बारे में सभी जानते होंगे, सभी परिचित हैं। तो वर्ग से घन का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में अपन समझेंगे, फिर इसकी जो प्रक्रिया है, बेसिक जो जानकारी है उसके बारे में नॉलेज करेंगे। अब एक चीज़ देखो कि पहले तो अपन वर्ग की आकृति बनाते हैं। वैसे तो आप सब लोग वर्ग की आकृति के बारे में परिचित होंगे। ये एक वर्ग की आकृति है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर। अब अपन चलते हैं इस वर्ग से घन की ओर, यानी जब हमने वर्ग बना लिया और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में अपने को पता है, ठीक है, तो फिर क्यों ना अपन इस वर्ग से घन को बनाते हैं, और वर्ग से ही घन का निर्माण होता है कि इसी प्रकार के, यानी इस टाइप के 6 घन होंगे। उस 6 घनों को जोड़ने से एक डिब्बेनुमा आकृति बन जाती है, जो अंदर से खोखली होती है। वो आकृति आपके घन होती है, ठीक है। अब देखो, इस डिब्बेनुमा आकृति को बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है। देखो, ये आपके एक घन की आकृति है। इस आकृति से हमें क्या सीखने को मिला? इस आकृति से ये सीखने को मिला कि ये जो वर्ग थे, एक बार फिर से अपने को वर्ग बना करके बताना पड़ेगा। देखो, क्योंकि पहले वाले वर्ग से अपन ने घन बना लिया, इसलिए वर्ग की आकृति फिर से अपने को बनानी पड़ेगी। ये वर्ग है, ये वर्ग की आकृति है। अब देखिए, इस प्रकार के 6 वर्ग हमने जोड़े, इस प्रकार के 6 वर्ग हमने जोड़े, तब क्या बना? घन बना। जबकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब इस वर्ग की जो भुजाएं हैं वो सभी भुजाएं समान होती है। कितनी क्या होती है? समान होती है। जैसे ये 5 सेमी है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। इसीलिए किसी एक भुजा को वर्ग कर लिया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता है। उसी प्रकार से जब एक भुजा का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इस 6 वर्गों से मिलकर जो घन बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसके बारे में अपन जानकारी करते हैं। देखो,
भाई अपने ये घन की आकृति तो बनी गई, घन की आकृति बन गई तो एक वर्ग तो ये हो गया, और एक वर्ग इसके ठीक बैक साइड वाला हो गया 2, और एक वर्ग हो गया 3 इसके ठीक नीचे वाला 3, और एक ऊपर वाला हो गया 4, और एक साइड वाला 5, और एक 6। इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितने वर्ग हो जाते हैं आपके? 6 वर्ग हो जाती है। और 6 वर्गों से आपके एक बंद डिब्बेनुमा आकृति बन जाती है, खोखली आकृति जिसको कहती है, यानी अंदर से वो खाली होती है, खोखली आकृति होती है, उसको घन कहते हैं। किससे? यानी 6 वर्गों से मिलकर के एक खोखले डिब्बे वाली आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसको अपन घन कहते हैं। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो बात करते हैं अपन क्षेत्रफल की। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है जब एक घन का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर रहता है, क्योंकि उसकी भुजा है वो सभी भुजाएं समान होती है, और एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार के 6 वर्ग मिलकर के इसका क्षेत्रफल क्या बना देंगे? 6 इंटू भुजा स्क्वायर बना देंगे। तो कुल मिलाकर के घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपके घन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें 6 वर्गों से मिलकर के एक घन बना है, क्योंकि अकेले वर्ग का क्षेत्रफल तो ये था, ठीक है, और अकेले वर्ग का क्षेत्रफल ये था, तो इससे ही अकेले 6 वर्ग मिला करके इस घन का निर्माण हुआ। इसलिए घन का जो क्षेत्रफल होता संपूर्ण पृष्ठ यानी चारों ओर सभी पृष्ठों के जो क्षेत्रफल होते हैं, चारों ओर का जो आवरण है वो उसका क्षेत्रफल होता है, और उसका क्षेत्रफल का सूत्र है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब बात करते हैं अपन क्षेत्रफल शब्द की। तो क्षेत्रफल क्या चीज़ है? बाहर का जो क्षेत्र होता है या बाहर को जो एरिया होता है, या कोई भी वस्तु या कोई भी आकृति होती है, उसको उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। बाहर का जो एरिया होता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए अपने को ये क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। अब मान लीजिए ये एक घन है, यानी घन के आकार का डिब्बा है, या मान लो चौक का डिब्बा है, या और कोई ऐसी वस्तु है जो बीच से अंदर से खोखली है, खाली है, और बाकी चारों ओर से बंद है। तो मान लो उस वस्तु के चारों ओर आपको कवर चढ़ाना है। तो कवर चढ़ाने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी, यानी उसके एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो एरिया जब अपन निकालेंगे तब उसका पता करेंगे कि भी इसके लिए अपने को कोई कवर चढ़ाना है तो किसका कवर चढ़ाना है, कपड़े का चढ़ाना है या कोई कागज़ का कवर चढ़ाना है, तो कितने कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी या फिर कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए अपने को एरिया की ज़रूरत पड़ती है। और एरिया को नापने के लिए अपने क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए क्षेत्रफल का निर्माण होता है, क्योंकि बाहरी जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र इसीलिए काम आता है कि किसी वस्तु या मान लो इस घन के आकार का कोई टैंक हो सकता है, उसके चारों ओर कलर करना हो सकता है। इस प्रकार के सवाल भी बनते हैं, इससे कोई कलर करना हो सकता है या उसके लिपाई पुताई करनी हो सकती है। तो इस प्रकार का जो एरिया होता है उसको उसकी मरम्मत करनी है, या कोई भी किसी भी प्रकार का कवर चढ़ाना होता है, बाहरी क्षेत्र, वो उसका क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। चलिए, यह तो हो गया इसका बाहरी क्षेत्रफल। फिर बात करते हैं इसके आंतरिक क्षेत्रफल की। तो आंतरिक क्षेत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? आंतरिक क्षेत्रफल घन का आयतन। आंतरिक क्षेत्रफल क्या होता है? घन का आयतन कहा जाता है। तो आयतन का जो सूत्र होता है, घन का आयतन का सूत्र होता है वो होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब यानी इस भुजा को 3 बार गुणा करना होता है, एक भुजा को 3 बार गुणा करना होता है, ये भुजा क्यूब होता है। अब आयतन का जो डेफिनेशन है वो समझो, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखो, आयतन मतलब अपने क्षेत्रफल, तो बाहर का जो आवरण है या बाहर का जो क्षेत्र है उसको ढकने के लिए अपने को क्षेत्रफल की जरूरत पड़ी। अब इसके अंदर का जो क्षेत्र है, यानी क्योंकि ये तो आकृति है वो खोखली है यानी खाली है, तो खाली जगह के अंदर जो भरने के लिए जो कोई वस्तु होती है, जैसे हवा भरी जा सकती है या पानी भरा जा सकता है या मिट्टी भरी जा सकती है, तो वो पानी, मिट्टी, हवा जितना क्षेत्र घेरती है या जितना स्पेस घेरती है या जितना एरिया घेरती है वो उसका आयतन होता है। ठीक है, यह आयतन, अंदर का जो क्षेत्र होता है वो आयतन होता है और बाहर का क्षेत्र होता है वो क्षेत्रफल होता है, इसीलिए इसका नाम आयतन है। अंदर का क्षेत्रफल आयतन, यानी अंदर की तरफ आने वाली जो वस्तु होती है उसको नापने के लिए जो क्षेत्र होता है वो उसका आयतन कहलाता है। और उस आयतन को निकालने का जो सूत्र होता है वो है आपका भुजा क्यूब। ठीक है, फिर तीसरे नंबर
बात करते हैं अपन इसके घन का विकिरण की, घन के विकिरण की। अब भाई विकिरण क्या चीज़ होती है? विकिरण के बारे में जब हम मान लो एक कमरा है, इस घन के आकार का कमरा है, ठीक है, इस घन के आकार के कमरे के अंदर कोई लंबी से लंबी वस्तु रखी जा सकती है, लेकिन उस लंबी से लंबी वस्तु रखने के लिए आपको उस नाप की आवश्यकता होगी, एग्जिट नाप की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस वस्तु को रखने से पहले आप उस वस्तु का नाप देखेंगे कि ये वस्तु इस कमरे के अंदर आएगी कि नहीं आएगी। तो उस नाप को देखने के लिए आपके कमरे के अंदर जो नाप है वो देखना पड़ेगा, फिर उस वस्तु को उसके अनुसार लाना पड़ेगा कि भी कितने लंबी की वस्तु लानी है। वो कमरे के नाप के आधार पर ही आपको उस वस्तु को ला करके उसके अंदर रखना हो सकता है। तो उसमें मान लो एक लोहे की लंबी छड़ है और आपको उस कमरे को उसको आप कमरे के अंदर रखना चाहते हैं, तो कैसे रखेंगे? उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? विकिरण की ज़रूरत पड़ेगी। और विकिरण क्या चीज़ होती है? वो विकिरण है, मान लो इससे एक कमरा है तो कमरे का नीचे का कोना, आगे वाला फ्रंट, आगे मान लो गेट के पास के नीचे का कोना, और उसके ठीक सामने वाला जो कोना होता है वो ऊपर का कोना, यानी आगे का तो नीचे का कोना और उस आगे वाले क्षेत्र का या पीछे वाला जो भाग होता है कमरे का उसका ऊपर का कोना। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि पीछे वाला जो कोना होता है उसको तो अपन नीचे वाला क्षेत्र, नीचे वाला कोना ले सकते हैं, और आगे वाला जो अपने गेट वाला जो क्षेत्र होता है उसका ऊपर वाला कोना ले सकता है, क्योंकि ये सबसे लंबा जो स्पेस होगा या लंबी जो जगह होगी, ये लंबा जो जगह होती है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इस दूरी का नाम ही विकिरण है। इस दूरी का नाम क्या है? विकिरण। ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो सकती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो सकती है। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। अब आपको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि इसके अंदर कोई लंबी से लंबी वस्तु रखी जा सकती है, इसलिए अपने को विकिरण की आवश्यकता पड़ती है। और विकिरण को निकालने का जो सूत्र होता है वो आपके होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा, ये इसका विकिरण निकालने का सूत्र है। तो ये तो हुई आपके घन के बारे में बेसिक जानकारी कि भाई घन का निर्माण किससे होता है, कौन सी आकृति इसके सहयोग में आती है, काम आती है, जिससे कि इस घन की आकृति का निर्माण होता है। फिर अपन बात करते हैं घनाभ की, क्योंकि घन के बाद घनाभ आएगा। अब घनाभ किससे बनेगा वो भी देखते हैं। देखो, घनाभ को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आयत की ज़रूरत पड़ती है, और आयत से ही घनाभ का निर्माण होता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बात करते हैं अपन आयत की आकृति होती कैसे है, ठीक है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनकी आकृतियों के बारे में जानकारी नहीं है या पहचान नहीं है, वो वैसा ही आयत मानते हैं, वैसा ही वर्ग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग आकृतियाँ होती है, इसकी पहचान होना सबके लिए ज़रूरी होता है। तो आइए अपन बात करते हैं सबसे पहले आयत की आकृति बनाने की। तो ये आयत की आकृति है। ये आयत की आकृति है। इस आयत की आकृति से अपन घन बनाते हैं, यानी जैसे वर्ग की आकृति से अपन ने घन बनाया था, उसी प्रकार आयत की आकृति से क्या बनाएंगे? घनाभ बनाएंगे। आयत की आकृति से क्या बनाएंगे? घनाभ बनाएंगे। तो देखो, आयत की आकृति से अपन घनाभ बनाते हैं। यह आपका एक घनाभ है। देखो, एक आयत और बना लेते हैं इसका अपन साइड में, ताकि समझने में आसानी रही। ये आपका आयत है। यह आयत क्या काम आएगा? यह आयत काम आएगा कि भाई इस घनाभ को बनाने के लिए इस आयत की सहायता ली जा सकती है, या फिर आयत की सहायता से ही घनाभ का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि घनाभ कैसी आकृति होती है। जैसे माचिस की डिब्बी होती है, ठीक है,
माचिस की डिब्बी होती है, या फिर आपके संदूक हो सकती है, या फिर इस प्रकार का कोई अन्य बक्सा हो सकता है, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। कहने का मतलब आयत की आकृति जो होती है ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, और आमने सामने की जो भुजा होती है वो होती है बराबर। उसी प्रकार से ये घनाभ की जो आकृति है वो भी इसी प्रकार की आकृति होती है, क्योंकि ये बनती किससे है? ये आयत से बनती है। आयत से बनती है तो आपके ये घनाभ जो है वो एक संदूकी जैसा हो सकता है, या माचिस की डिब्बी के जैसा हो सकता है, या इस प्रकार के कोई पानी का टैंक भी हो सकता है, या आपका कमरा भी इस प्रकार से हो सकता है। किसके आकार का? घनाभ के आकार का। तो चलिए अब मान लीजिए, अब इस घनाभ के आकार का जो टैंक है, पानी का टैंक है, उस पानी के टैंक के चारों ओर मान लो कलर करना है, रंग करना है। उस रंग करने के लिए आपको एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो एरिया की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको क्या चाहिए? आपको उस एरिया को निकालने का सूत्र चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में अपन बात करते हैं। उसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो देखिए, नंबर 1 है आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन इसको डबल कर देंगे, क्योंकि ये जो भुजाएं हैं वो डबल हो जाएगी। इसकी जो भुजाएं हैं वो डबल हो जाएगी, क्योंकि जैसे घन बना है 6 से मिलकर, उसी प्रकार से आयत भी तो उतने ही आयतों से मिलकर के घनाभ का निर्माण हुआ है। तो इसका जो क्षेत्र है वो भी डबल हो जाएगा। देखो, इसका क्षेत्र है वो है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब इस L का मतलब क्या है भाई? L का मतलब होता है लंबाई, B का मतलब होता है चौड़ाई, और H का मतलब होता है ऊंचाई। इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई, और चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी प्रत्येक भुजा 2 बार आ गई, और फिर 2 को उससे 2 से गुणा कर दिया। तो ये आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, जो कि बाहरी आवरण या बाहरी जो एरिया होता है उसको निकालने के लिए आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो होगी आपके क्षेत्रफल की बात। फिर 2 नंबर बात आती है आपके इसके आयतन की। तो वही बात है, जैसे घन का होता है उसी प्रकार से घनाभ का आयतन, यानी अंदर के जो क्षेत्र होता है, जैसे पानी का टैंक है तो पानी के टैंक के अंदर कितना पानी आएगा वो किससे पता चलेगा? उसके आयतन से पता चलेगा। या पानी के टैंक के अंदर, या फिर मान लो इस प्रकार का आपके कोई कमरा है तो उस कमरे के अंदर कितनी हवा भरी जा सकेगी, उसका पता करने के लिए आपको आयतन की आवश्यकता पड़ेगी। या अन्य कोई वस्तु है, मान लो मिट्टी डालने का जो डिब्बा है उसमें भी आप इस प्रकार का जो आयतन निकालने का जो सूत्र है वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार के अंदर से किसी प्रकार की जो आकृति होती है और उसके अंदर कोई वस्तु भरी जाती है, खोखली आकृति होती है, उसके अंदर कोई वस्तु भरी जाती है या कोई पदार्थ भरा जाता है, तो वो उसका आयतन कहलाता है। और उस आयतन को निकालने का जो सूत्र होता है वो देखो आपके पास क्या है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन यानी अंदर का क्षेत्र, बाहर का क्षेत्रफल तो अपन इस क्षेत्रफल से निकालेंगे और अंदर का जो क्षेत्र है वो आयतन से निकालेंगे। तो अंदर का क्षेत्र निकालने के लिए अपने को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? देखो, घनाभ का आयतन निकालने के लिए अपने को L इंटू बी इंटू एच, कहने का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इनका अपन आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, यह आपका आयतन निकालने का सूत्र है। जो अंदर का एरिया है या अंदर का जो भी माप तोल आपको निकालना होता है उसके बारे में जानकारी करनी होती है, तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं अपन इसके विकर्ण की।
किसके विकर्ण की? घनाभ के विकर्ण की। वही बात घन वाली कि इसके अंदर जो लंबे से लंबा कोना है या लंबे से लंबा जो स्पेस है, लंबा से लंबा जो जगह है, उस जगह के बारे में या उस दूरी के बारे में अपने को पता करने के लिए अपने को विकर्ण की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे इसका ऊपर वाला कोना ले लिया और आगे वाला जो भाग है उसका नीचे वाला कोना ले लिया, या फिर इसका जो पीछे वाला है उसका ऊपर वाला कोना ले लिया और आगे जो फ्रंट वाला है उसका नीचे वाला कोना ले लिया, वो सबसे लंबा क्षेत्र होता है या लंबा स्पेस होता है, उसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण निकालने का जो सूत्र है वो है √L² + B² + H²। यह आपके घनाभ का विकर्ण निकालने का सूत्र है। इसकी सहायता से आप उस घनाभ के अंदर कितनी लंबी वस्तु या कोई लोहे की छड़ मान लो, किसी भी प्रकार की वस्तु मान लो कि जितनी लंबी से लंबी वस्तु है वो रखी जाने के लिए सबसे पहले आपको इसका आयतन विकर्ण निकालना पड़ेगा और विकर्ण निकाल करके आप उसके अंदर उस वस्तु को रख सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल जो आपकी परीक्षा में आते हैं, तो सबसे पहले बेसिक जानकारियों का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप सवालों को हल कर पाएंगे, अन्यथा ऐसे सवालों को आप हल नहीं कर पाओगे। अब चलिए, ये तो हो गई आपकी आकृतियों से संबंधित, यानी ज्यामितीय आकृतियाँ, उससे संबंधित हमने ये बातें समझी थी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैं इसके घन और घनाभ के बारे में और बता देता हूँ कि अंकों में अगर घन और घनाभ को कैसे समझेंगे, तो जिसके घात 2 लगी हुई होती है वो तो होता है वर्ग, यानी स्क्वायर जिसके लगा होता है, यानी जैसे a है, a² है, तो वो क्या होगा? वो तो होगा वर्ग। ठीक है, और a³ है वो होगा घन। ठीक है, किसी भी अंक के ऊपर अगर रूट लगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब उस संख्या का वर्ग है, और स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं तो a × a बराबर a² हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसकी, तो घन की बात करेंगे तो a × a तो a³ हो जाएगा। इसको स्क्वायर बोलते हैं और इसको क्यूब बोलते हैं। किसी भी संख्या को आप करते हैं तो इस तरह से करेंगे। चलिए, इसको थोड़ा सा अपन निकाल करके देख लेते हैं कि भी घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जब संख्याओं में आए गए तो अपन बात कर लेते हैं। देखो, घनमूल की, घनमूल जैसे 729 का घनमूल निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले घनमूल की बात कर लेते हैं और एक साइड में वर्गमूल की भी बात करेंगे। जैसे 324 का आपको निकालना है वर्गमूल, यह आपके 324 का वर्गमूल हो गया। तो सबसे पहले देखो वर्गमूल देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देना होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है आपके? 2 है। 2 का भाग दोगे, 2 का भाग दोगे तो ये कितने आ जाएंगे? 150 और 12 162। ठीक है, 162 में फिर 2 का भाग जा रहा है तो 8 और 1 81। अब 81 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो नेक्स्ट संख्या लेंगे, यानी इस 2 से आगे वाली जो संख्या है वो ले लेंगे। तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 27 बार। और इस 27 में भी 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 9 बार। और 9 में जा रहा है 3 बार, और 3 में जा रहा है 1 बार। जब आपके 1 आता है तो इसका मतलब आपका जो ये गुणनखंड विधि है, इस गुणनखंड विधि से आप ने ये पूर्ण कर लिया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो संख्याएं आ रही हैं, इस संख्याओं का आपको जोड़ा बनाना होता है। कैसे? यानी जब घात 2 लगती है तो दो एक जैसी संख्याओं का जोड़ा बनता है। 2 एक जैसी संख्याओं का वर्गमूल में 2 एक जैसी संख्याओं का जोड़ा बनता है, और उस जोड़े में से एक संख्या कॉमन लेनी होती है। जैसे इस 2 का जोड़ा बना लिया और एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, 2 जोड़े बन गए। अब मैंने कहा है कि प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या कॉमन लेनी है, तो इसमें से आपने 2 ले लिया, गुणा इसमें से आपने 3 ले लिया, गुणा इसमें से आपने फिर से 3 ले लिया। अब इन संख्याओं को गुणा करना है आपको। देखो 2 × 3 × 3, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 9 को 2 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 18। तो आपके वर्गमूल क्या आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे। किसके? 324 के। अब बात करते हैं अपन घनमूल की। तो निकालना तो इसी तरीके से है, घनमूल भी इसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन उसमें जोड़े 3-3 के बनेंगे। जैसे वर्गमूल में स्क्वायर लगता है
जबकि घनमूल में क्यूब लगती है, यानी वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनेंगे और घनमूल में 3-3 के जोड़े बनेंगे। तो देखिए अब इसमें अपन 2 का भाग तो दे नहीं सकते क्योंकि ये विषम संख्या जा रहा नहीं, 3 का भाग देंगे। तो 3 जिस विद्यार्थी को भाग नहीं आता है वो भाग दे करके देख सकते हैं। देखो 729 में 3 का भाग दे दो, 3 दूनी 6 और 1 और 2 4 तिये 12, 4 और 9 उतार लिया, 3 तिये 9, 243। इस तरह से दे करके दे सकते हैं। बड़े भाग है वो देख कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर अपन इसमें फिर 3 का भाग देंगे। देखो 243 आगे, 243 में 3 का भाग फिर से देख कर देख सकते हैं। हालांकि ये छोटी बात है, लेकिन जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो 8 तिये 24, ठीक है। फिर 3 और 3 एकम 3 81, ये आ गए 81। फिर देखो अब कुछ ऐसे हैं जिनको 81 में भी नहीं आता, तो 81 में भी आप भाग करके देख लो, 3 का भाग देंगे क्योंकि इसमें 3-3 का जा रहा है। जब तक 3-3 का जा रहा है तब तक अपन 3-3 का ही देते रहेंगे, नहीं जा रहा है फिर अगले वाली संख्या का देंगे, ठीक है। तो 27 तिये 81, तो ये आपके आ गया 27। तो अब 27 में तो हो सकता है एकदम छोटी संख्या होगी तो दे ही लोगे साहित्य। फिर 3 का देंगे, फिर 3 का देंगे तो कितने आ जाएंगे 9, फिर 3 का देंगे तो कितने आ जाएंगे 3 और फिर 3 का देंगे तो कितने आ जाएंगे 1, यानी लास्ट में 1 आ गया। तब आपका ये जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। अब मैंने कहा है कि इसमें जोड़े कितने कितने के बनेंगे, इसमें जोड़े 3-3 के बनेंगे। किस किस के? 3-3 के जोड़े बनेंगे। देखो 1 और 2, 3-3 के जोड़े। अब मैंने कहा है कि 3-3 के जोड़े बने हैं, लेकिन इसमें भी कॉमन एक ही लेना है, एक संख्या को कॉमन लेना है, यानी एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें से एक कॉमन ले लिया 3 और दूसरे वाली जोड़े में से भी एक कॉमन ले लिया 3, तो 3 × 3 = 9। तो घनमूल क्या आ गया 729 का घनमूल क्या आ गया 9 और वर्गमूल क्या आ गया 324 का 18। तो इस प्रकार से ये जो अंक गणितीय जो घनमूल अंकों में घनमूल और वर्गमूल के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी, इसको हमने पढ़ा। और उससे पहले हमने आकृतियों के बारे में जाना, 3D से 2D से 3D आकृतियों की तरफ अपन ने सीखने का प्रयास किया और फिर उसकी बेसिक जानकारियाँ हमने सीखी। तो विद्यार्थियों आज का ये जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को पूरा देखेंगे और देख करके फिर इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छे से समझ में आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य विद्यार्थियों को शेयर भी कर सकते हैं जो इस बेसिक जानकारी को जानना चाहते हैं, जिनकी जिज्ञासाएं होती है जानने की। तो और किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या है या कोई किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है इस टॉपिक के अंदर, कोई चीज़ पूछनी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बेधड़क होकर के मुझे बता सकते हैं। मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।